हेलो +1 क्लास। बेटे, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम उससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बुक में थर्ड चैप्टर है हमारा, उसका नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो इसमें हम स्पेशली रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि जो रोम साम्राज्य है वो वहाँ की स्थिति कैसी थी, कैसे वहाँ का प्रशासन था, कैसे वहाँ की आर्थिक स्थिति थी, किस प्रकार वो वहाँ के नगर थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें रोम और ईरान, स्पेशली रोम के बारे में आपको समझाया जाएगा। इस चैप्टर में रोम के बारे में आपको दिया हुआ है। कहीं कहीं इसमें ईरान के बारे में भी आएगा, बट मेनली इसमें रोम साम्राज्य के बारे में ही दिया हुआ है। तो जो रोम और ईरान जो साम्राज्य थे वो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे, प्रतिद्वंदी थे। वो दोनों की आपस में काफी कंपटीशन रहता था, उनकी टक्कर रहती थी। और जो रोम साम्राज्य था ये जैसे रोम और ईरान जो थे वो अपने अधिकांश टाइम, जैसे हमने इतिहास में जब हिस्ट्री में पढ़ा है, तो अक्सर उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। और ये जो साम्राज्य थे रोम और ईरान एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, और उन्हें एक भूमि की जो एक छोटी सी पट्टी थी, संकरी पट्टी थी, भीड़ी सी, तो जो फरात नदी के किनारे बहती थी वो अलग करती थी। वैसे ये साम्राज्य बिल्कुल पास पास थे। और जो ये साम्राज्य थे, अगर हम जैसे हमारी जो बुक है आपकी हिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट है जो, उसमें रोम, यूरोप और अफ्रीका के जो महाद्वीप हैं वो एक समुद्र के द्वारा, आपने वैसे पहले भी देखा होगा बेटे कि जैसे यूरोप और अफ्रीका के जो महाद्वीप हैं वो समुद्र के द्वारा अलग अलग होते हैं, यानी कि बीच में उनके समुद्र है। जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। और जो ये समुद्र है इसको भूमध्य सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भूमध्य सागर। और ये उन दिनों रोम साम्राज्य जो था उसका हृदय बोला जाता था, यानी कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसको बोला जाता था? भूमध्य सागर को। और जो ये इसकी जो रोम साम्राज्य था उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी? तो उत्तर में ये इसके साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो जो नदियां हैं उनके द्वारा निर्धारित होती थी। एक तो थी राइन नदी और एक थी डैन्यूब नदी। और जो इसका दक्षिणी क्षेत्र था, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में इस साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी सीमा में इसका सहारा नामक जैसे जो विस्तृत रेगिस्तान है वहां तक इस साम्राज्य का विस्तार था। और इसकी जो ये दो महान शक्तियां थी, यानी रोम और ईरान, इसके अधिकांश भाग को, दुनिया के उस अधिकांश भाग को इन्होंने आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग क्या कहते थे? ताचीन कहते थे। ताचीन किसको कहते हैं? ताचीन का मतलब क्या होता है? बृहत्तर चीन। बृहत्तर चीन का मतलब कि बाह्य चीन, यानी कि चीन का बाहरी हिस्सा। तो इसको उन्होंने क्या किया हुआ था? आपस में बांटा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि जो रोम साम्राज्य था उसका आरंभिक काल, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी व्यवस्था कैसी थी, कैसे क्या वहाँ का प्रशासन था, किसने स्टार्टिंग में वहाँ पर शासन किया, कौन प्रथम सम्राट था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रोमन साम्राज्य था उसको मोटे मोटे तौर पर दो पार्ट में बांटा हुआ है, जैसे हमने अपने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ा था, परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो पहले तो ये पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब क्या है कि जो हमें एक निश्चित समय दिया हुआ है उस निश्चित समय से पहले का समय। और प्रवर्ती का मतलब क्या है कि उस निश्चित समय के बाद का जो काल है उसको परवर्ती कहा जाता है। तो इसमें ये परवर्ती और पूर्ववर्ती है, तो इन दोनों के बीच का जो समय माना जाता है वो माना जाता है तीसरी शताब्दी का समय, यानी तीसरी शताब्दी से पहले का जो समय है वो है पूर्ववर्ती, और उसके बाद का जो समय है वो परवर्ती बोला जाता है। अब जो रोमन साम्राज्य है,
अगर हम रोमन साम्राज्य की ईरान के साम्राज्य से तुलना करते हैं तो रोमन साम्राज्य जो है वो ईरान के साम्राज्य की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से वहाँ का साम्राज्य काफी विस्तृत था, काफी सुव्यवस्थित था। और यहाँ पर इस अवधि के दौरान पार्थियाई और जो ईरान था उस पर पार्थियाई और बाद में ससानी राजवंशों ने उस पर शासन किया। कौन कौन से राजवंशों ने? पार्थियाई तथा ससानी राजवंशों ने उस ईरान पर शासन किया। और इसमें ज्यादातर जो शासन जिनके ऊपर किया गया ईरानी लोग ही थे जिन पर उन्होंने शासन किया। जबकि जो रोमन साम्राज्य था वो ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। यानी कि ईरान पे तो अलग अलग ने अपना कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन जो रोमन साम्राज्य था उस पर जो कंट्रोल था वो एक ही नीति का था, एक ही शासक का था। तो एक ही शासक का होने की वजह से वहाँ की जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, ऑब्वियसली वो सारी साझी होंगी, कॉमन होंगी। और वहाँ पर जो साझी प्रणाली थी उसके द्वारा वो जुड़े हुए थे। लेकिन जो साम्राज्य था वहाँ पर भाषाएं अलग अलग भाषाएं तो बोली जाती थी। और जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए वहाँ पर लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग के जो उच्चतर वर्ग थे, पूर्वी भाग के उच्चतर का मतलब जो धनी वर्ग था वो यूनानी भाषा का प्रयोग करता था और पश्चिमी भाग के लोग लातिन भाषा बोलते थे और वो लिखते थे। और ये जो दोनों भाषाएं थी, इन भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत था एक त्रिपोलितानिया जो कि लातीनी भाषा बोलने वालों का क्षेत्र था और साइरेनाइका के बीच से जाती थी। वो साइरेनाइका जो क्षेत्र था वो यूनानी भाषा का था। यानी कि दो क्षेत्र थे, त्रिपोलितानिया और साइरेनाइका। तो जो लोग उस क्षेत्र में रहते थे वे सारे एक ही शासक के अधीन थे, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, कोई सी भी भाषा बोलते हो। तो इस प्रकार जो रोमन साम्राज्य था वो ज्यादा सुदृढ़ था क्योंकि वहां पर एक ही शासक था। लेकिन ईरान पर अलग अलग शासकों ने अपना कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से वहां की जो स्थिति थी वो इतनी सुदृढ़ और मजबूत नहीं थी। अब बात आती है कि ये तो हमने समझा कि जो रोमन साम्राज्य था वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत समझा। अब हम ये जानेंगे कि वहाँ का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था, कैसा था, कैसे उसने सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ था। तो वहाँ का जो प्रथम सम्राट था वो था ऑगस्टस। याद रखना है आपको कि रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था? ऑगस्टस। और उसने जिस राज्य को स्थापित किया था उसका नाम था प्रिंसिपेट। याद रखना है बेटे आपको ये कि जो ऑगस्टस ने राज्य स्थापित किया था उस राज्य का नाम था प्रिंसिपेट। और जो ये ऑगस्टस राजा था वो सत्ता का वास्तविक स्रोत था, यानी कि पूरी सत्ता इसके हाथों में थी। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक ही शासक था, उसके अधीन ही थी सारी शक्तियां। तो इस कल्पना को जीवित रखा गया कि केवल एक प्रमुख नागरिक था वो, ये एक प्रमुख नागरिक था। लातीनी भाषा में इसको प्रिंसेप्स कहा जाता था और ये निरंकुश शासक नहीं था, निरंकुश नहीं था ये। और ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया। अब बात आती है कि ये सेनेट क्या है। सेनेट एक फैकल्टी बनाई हुई थी उस टाइम पे। सेनेट जो था उसमें उस क्षेत्र के कुछ अमीर लोग जो थे, धनी वर्ग के जो लोग थे, वो मिलकर इस सेनेट को बनाते थे। यानी कि सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें उस राज्य के धनी लोग मिलकर व्यवस्था को संभालते थे।
और रोम के जो धनी परिवार थे उन्हीं का ही उसमें प्रतिनिधित्व रहता था, क्योंकि वो लोग ही उस सेनेट को बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ इतालवी लोगों को भी शामिल कर लिया गया और रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातीन में ज्यादातर लिखी मिलती है, इन्हीं लोगों के द्वारा लिखी हुई कही जाती है कि ये सेनेट के लोगों ने ही इनको लिखा है। और सम्राट जो थे उनको अगर हमें एनालाइज करना है तो भी उनको जांचना है कि वो किस प्रकार के हैं, तो उस टाइम पे इस बात को परखने के लिए यह देखा जाता था कि जो ये शासक है या सम्राट है उसका सेनेट के प्रति व्यवहार कैसा है। अगर सेनेट के प्रति उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण है, पूर्ण सहयोग करता है और अच्छे से उनके साथ उनके संबंध मधुर है, तो ये माना जाता था कि जो शासक है वो काफी सुदृढ़ है। लेकिन अगर सेनेट के साथ सम्राट के संबंध अच्छे नहीं हैं, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, उनको शक की दृष्टि से देखता है, तो ये माना जाता था कि जो शासक है वो अपना शासन अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि सेनेट एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी उस टाइम पे। अब दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा कि एक तो सम्राट और एक सेनेट जो प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते थे। अब एक तीसरी संस्था आती है जो है सेना, यानी कि एक प्रशासनिक संस्था है सेना। तीन हो गई, एक तो है सम्राट, एक सेनेट और तीसरा सेना। सेना का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस टाइम पे रहता था। अब जो सेना थी, जैसे एक तो बलात् सेना होती थी। बलात् का मतलब क्या है कि जिनको बलपूर्वक सेना में सैनिकों को भर्ती किया जाता है, वो तो होती थी बलात् सेनाएं, और एक होती थी वेतनभोगी सेनाएं यानी कि व्यावसायिक सेनाएं। जो रोम की सेनाएं थी वो व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब क्या है कि उन सैनिकों को टाइम पे वेतन दिया जाता था, यानी कि वो वेतनभोगी कर्मचारी थे, तो उनको न्यूनतम 25 वर्ष तक सेना में रखा जाता था। 25 वर्ष तक उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी। तो इस प्रकार जो सेना थी, सेना अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकती थी और वो आंदोलन भी कर सकती थी कि हमें अपने, अगर उनके अधिकारों का हनन होता था तो उनको आवाज उठाने का पूरा अधिकार था। और जो कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने जो इतिहासकार जो ये बताते हैं सेनेट के बारे में, ये कहा जाता है कि उनकी सेनेट के प्रति बहुत ही ज्यादा सहानुभूति थी और जो सेनेट थे वो सेना से नफरत करते थे, क्योंकि सेनेट जो था वो धनी वर्ग के लोगों का था और जो सेनेट होते थे वो सेना से नफरत करते थे। उनका मानना था कि जो सेनाएं हैं वो देश में युद्ध की, राज्य यानी कि जो साम्राज्य है उसमें युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार जो सेनेट है, सेना है, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहते थे। अब जैसे सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी माने जाते थे रोम साम्राज्य में। अब जो सम्राटों की सफलता का आकलन करने के लिए ये देखा जाता था कि वो अपनी सेना पर कितना कंट्रोल रख सकते हैं। भी ज्यादा कंट्रोल यानी कि जो सेनाएं हैं उनको अच्छे से वो अपने नियंत्रण में रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। अगर वो पूरा कंट्रोल है उनका, भी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनके आदेशों को माना जा रहा है, तो ये माना जाता था कि ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। वरना क्या होता कि वहां अपने ही साम्राज्य में गृह युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती थी, जिससे देश में गृह युद्ध छिड़ जाता था। अब जैसे हम ऑगस्टस के बारे में बात करते हैं, तो ऑगस्टस के टाइम में जैसे एक ऐसा वर्ष जो उसको छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर
बैठे थे, यानी कि एक ही साल में 4 सम्राट बैठे थे। तो पहले 2 शताब्दियों में कोई ग्रह युद्ध नहीं हुआ, यानी कि अपेक्षाकृत क्या है, शांति बनी रही, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ। केवल 1 वर्ष ऐसा था जिसमें एक के बाद एक सम्राट आते रहे, तो उस साल गृह युद्ध हुए, लेकिन उससे पहले नहीं हुए। और जैसे जो सिंहासन की व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो वंशानुगत क्रम के आधार पर ही वो बनाए जाते थे, यानी कि पहले पिता शासक है, उसके बाद उसका पुत्र शासक है। लेकिन एक ये भी व्यवस्था थी कि पिता का अगर कोई पुत्र नहीं है तो वो एक पुत्र को गोद ले सकता है, यानी दत्तक पुत्र को भी शासक बना सकता है। तो जैसे जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टिबेरियस था, जो टिबेरियस ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था टिबेरियस। तो प्रिंसिपेट की स्थापना, यानी प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी, ऑगस्टस ने की थी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑगस्टस का खुद का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसने सत्ता का जैसे सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उस ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद ले लिया था। तो बेटे यहीं तक करेंगे हम, आगे यहाँ तक आप इसको समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक का चैप्टर भी रीड करेंगे। थैंक यू।